हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। यूपी स्पेशल के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ मुख्य नहरों के बारे में। उत्तर प्रदेश की कुछ मुख्य नहरों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि नहरों के विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है। अगर हम नहरों के बारे में बात करें तो जो नहरें होती हैं वो प्राकृतिक ना होकर कृत्रिम तौर पर विकसित की गई होती हैं, यानी कि मानवों के द्वारा विकसित की गई होती हैं। और इसके सृजन का मुख्य उद्देश्य अगर देखें तो अधिक से अधिक जलखंडों को जोड़ना, नदियों को मिलाना, भू सिंचन यानी कि सिंचाई कार्य, पेयजल आदि अनेक ऐसी आवश्यकताएं हैं जो कि जल से जुड़ी हुई हैं। तो इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहरों का सृजन किया जाना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम किसी देश की बात करें तो कोई भी देश हो तो नहरों द्वारा यातायात या कृषि क्षेत्र के विकास में उसे बड़ी सहायता मिलती है। और अगर कृषि के लिए बात करें तो कृषि के लिए जल को एक से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए नहरों का सृजन बहुत ही आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि यूपी में इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन सी नहरें विकसित की गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊपरी गंगा नहर के बारे में। ऊपरी गंगा नहर, तो ऊपरी गंगा नहर का निर्माण उत्तर प्रदेश में 1840 से 1854 के बीच हुआ था। समय क्या था? 1840 से 1854। और स्थान जहाँ से ऊपरी गंगा नहर को निकाला गया है वो स्थान है हरिद्वार के समीप। हरिद्वार के समीप से इस नहर को निकाला गया है और गंगा के दाहिने किनारे से ऊपरी गंगा नहर को निकाला गया है। अगर हम इसके टोटल लंबाई की बात करें, क्योंकि इसकी जो एक मुख्य शाखा है उसकी लंबाई तो 340 किलोमीटर है। ऊपरी गंगा नहर की जो मुख्य शाखा गंगा के दाहिने किनारे से निकाली गई है उसकी लंबाई 340 किलोमीटर है। लेकिन इस नहर से और भी शाखाएं निकाली गई हैं और इन शाखाओं से भी शाखाएं निकाली गई हैं, यानी कि ऊपरी गंगा नहर की शाखाएं और प्रशाखाएं इन सबको अगर मिला लें तो टोटल लंबाई की अगर बात करें तो वो है 5,640 किलोमीटर। यहाँ पे हमने लिखा है इसको 5,640 किलोमीटर। अगर हम शाखाओं और प्रशाखाओं के सहित ऊपरी गंगा नहर की लंबाई की बात करें तो वो है 5,640 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कि इस नहर में आगरा नहर और निचली गंगा नहर का भी जल आकर गिरता है, यानी कि दो नहरें ऐसी हैं जो कि ऊपरी गंगा नहर से जुड़ी हुई हैं। एक है आगरा नहर और दूसरी है निचली गंगा नहर। आगरा नहर की बात करें तो आगरा नहर दिल्ली के निकट ओखला नामक स्थान से यमुना से निकलती है और निचली गंगा नहर की बात करें तो यह नरौरा बुलंदशहर से गंगा नदी से निकाली गई है। अब हम इससे लाभान्वित होने वाले ज़िले देख लेते हैं। ऊपरी गंगा नहर से लाभान्वित होने वाले ज़िले तो इसमें है सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद आदि। अगर हम उत्तर प्रदेश के भाग की बात करें कि कौन सा भाग ज़्यादा लाभान्वित है वो इस ऊपरी गंगा नहर से, तो वो है उत्तर पश्चिम का ज़िला जो कि ज़्यादा लाभान्वित है ऊपरी गंगा नहर से। अगर हम उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिम में आने वाले जितने भी ज़िले हैं उनकी बात करें तो वो ऊपरी गंगा नहर से ज़्यादा लाभान्वित हैं और वहाँ पर जो भूमि का एरिया आता है वो टोटल 7 लाख हेक्टेयर है। 7 लाख हेक्टेयर भूमि इस ऊपरी गंगा नहर से लाभान्वित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, यानी कि हम अपनी दूसरी नहर के बारे में बात करेंगे तो वो है निचली गंगा नहर। अगर हम निचली गंगा नहर के निर्माण की बात करें तो निचली गंगा नहर का निर्माण 1878 ईस्वी में किया गया था। ध्यान रखिएगा, ऊपरी गंगा नहर का निर्माण 1840 से 1854 के बीच में हुआ था और निचली गंगा नहर का निर्माण 1878 ईस्वी में हुआ था। और वह स्थान देखते हैं जहाँ से इस गंगा नहर को यानी कि निचली गंगा नहर को निकाला गया है, वह स्थान है नरौरा बुलंदशहर। नरौरा बुलंदशहर से निचली गंगा नहर को निकाला गया है। अब नरौरा का नाम आता है तो हम आपको बता दें कि नरौरा में नाभिकीय विद्युत संयंत्र भी स्थित है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि नाभिकीय विद्युत संयंत्र जो कि नरौरा बुलंदशहर में स्थित है, ये अक्सर पूछा जाता है, इम्पॉर्टेंट भी है। अब हम निचली गंगा नहर से जो लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं उनको देख लेते हैं। तो बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद आदि कई ऐसे ज़िले हैं जो निचली गंगा नहर से लाभान्वित होते हैं। अगर हम मुख्य क्षेत्र की बात करें उत्तर प्रदेश की
तो वो आ जाएगा दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र, यानी कि निचली गंगा नहर से दक्षिणी पश्चिमी भाग उत्तर प्रदेश का ज़्यादा लाभान्वित है। और कुल भूमि की बात करें तो 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि निचली गंगा नहर से लाभान्वित होते हैं। यहाँ पे अगर हम मैप के थ्रू दिखाने की हमने कोशिश की है, यहाँ पे कुछ जिले हमने यहाँ पे दिखाए। इसका दिखाने का मेन उद्देश्य यही है हमारा कि हम आपको बता सकें कि इस नहर के द्वारा दक्षिणी पश्चिमी भाग, यूपी का दक्षिणी पश्चिमी भाग ज़्यादा लाभान्वित है। नेक्स्ट नहर देखेंगे आगरा नहर। आगरा नहर के बारे में बात करें तो यह एक अंतर्राज्यीय नहर है। अंतर्राज्यीय का मतलब है इंटर स्टेट, यानी कि राज्यों के बीच, यानी कि यह एक से अधिक राज्यों के बीच में विकसित की गई है। और इसका निर्माण 1874 ईस्वी में हुआ था, यानी कि यह निचली गंगा नहर से पहले ही विकसित की जा चुकी थी। निचली गंगा नहर का निर्माण 1878 ईस्वी में हुआ था और आगरा नहर का निर्माण 1874 ईस्वी में हुआ था। अगर हम देखें स्थान जहाँ से आगरा नहर को निकाला गया है, तो वह स्थान है दिल्ली के पास ओखला नामक स्थान, और यह यमुना के दाहिने किनारे से निकाली गई है। आगरा नहर यमुना के दाहिने किनारे से दिल्ली के पास ओखला नामक स्थान से निकाली गई है। अगर हम राज्यों की बात करें तो यह यूपी में तो है, यूपी के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से भी होकर गुजरती है। नेक्स्ट नहर हम लोग अपना देखेंगे पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और वह इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। पूर्वी यमुना नहर का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, जो कि एक मुग़ल शासक थे। और अगर शाहजहाँ के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम था जहांगीर। और इनके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि जो ताजमहल है, ताजमहल किसके द्वारा निर्मित किया गया है, तो शाहजहाँ के द्वारा। उनकी बेगम मुमताज़ की याद में शाहजहाँ ने ताजमहल को बनवाया था। और शाहजहाँ गद्दी पर अपने पिता जहांगीर की मृत्यु के बाद 1628 ईस्वी में बैठे थे। अगर हम इनके शासनकाल की बात कर लें तो मुग़ल शासन का स्वर्णयुग भी कहा जाता है इनके शासनकाल को, और भारतीय सभ्यता का सबसे समृद्ध काल भी इनके शासनकाल को बुलाया जाता है। अगर हम इनसे रिलेटेड एक और पॉइंट आता है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मयूर सिंहासन के बारे में। अगर हम मयूर सिंहासन के बारे में बात करें तो उसे भी शाहजहाँ ने ही बनवाया था, और इसे दिल्ली से इस सिंहासन को ईरान का शासक नादिर शाह लूट कर ले गया था। और वह इस सिंहासन को किस सन में लूट कर ले गया था, ये हमें आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब हम पूर्वी यमुना नहर के बारे में हमने ये तो जान लिया कि इसे शाहजहाँ ने निर्मित करवाया था, लेकिन समय कौन सा था, तो समय था 1830। अब आप सोचोगे कि वह 1628 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे, समय तो है 1830। चूँकि उसने पूर्वी यमुना नहर की स्टार्टिंग तो की थी, यानी कि उसने पूर्वी यमुना नहर की आधारशिला तो रखी थी, लेकिन इसका विस्तार अंग्रेज़ों ने करवाया था, शाहजहाँ ने नहीं। शाहजहाँ ने बस स्टार्टिंग की थी और इसका विस्तार अंग्रेज़ों ने करवाया था। और यह पूर्ण रूप से निर्मित 1830 ईस्वी में हुई थी। और यह उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की यह सबसे पुरानी नहर है, और इसीलिए पूर्वी यमुना नहर इम्पॉर्टेंट है। इसे आप लोग याद रखिएगा कि यह शाहजहाँ द्वारा निर्मित है, समय है 1830, विस्तार अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था, और यह उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। अगर हम स्थान देख लें तो मतलब कहाँ से पूर्वी यमुना नहर को निकाला गया है, तो वो स्थान है फैज़ाबाद। अब ये फैज़ाबाद नहीं जिसका नाम बदल कर अयोध्या कर दिया गया है, यह फैज़ाबाद स्थान है सहारनपुर में। यह फैज़ाबाद स्थान है सहारनपुर में। हमने आप लोगों को इसके पहले भी बताया था कि यमुना नदी सहारनपुर में फैज़ाबाद नामक स्थान से ही प्रवेश करती है, और यह यमुना के बाएं किनारे से निकाली गई नहर है। अगर हम इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो इसकी टोटल लंबाई 1440 किलोमीटर है, 1440 किलोमीटर। और लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाज़ियाबाद, हापुड़, दिल्ली। चूँकि दिल्ली तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो ज़िले में आप लोग इतना ही रखिएगा। और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, हालांकि हमने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया, ये ज़िला नहीं है यूपी का।
और हम अब नेक्स्ट नहर की बात करेंगे, शारदा नहर। शारदा नहर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है उत्तर प्रदेश अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है और इसका निर्माण 1920 से 1928 के बीच में हुआ था। ये समय आप लोग याद रखिएगा कि शारदा नहर का जो निर्माण है वह 1920 से 1928 के बीच हुआ था और ये प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है। अगर ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि यह नहर यूपी, उत्तराखंड, नेपाल की सीमा पर चंपावत के वनवासा नामक स्थान से निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल की सीमा पर चंपावत के वनवासा स्थान को आप इसका नाम याद रखिएगा, वनवासा नामक स्थान से शारदा नहर को निकाला गया है। और नदी कौन सी है जिससे इस नहर को निकाला गया है? तो वो है शारदा। शारदा नदी से इसे निकाला गया है। शारदा नदी को काली या महाकाली नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे शारदा नहर के बारे में, तो इससे लाभान्वित होने वाले ज़िले कौन कौन से हैं? तो इससे लाभान्वित होने वाले ज़िले हैं पीलीभीत, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद आदि जिले। और अगर हम राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड राज्य के कुछ ज़िले भी इससे लाभान्वित होते हैं और नेपाल में भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो शारदा नहर से लाभान्वित होते हैं। अब शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली है, तो इसकी टोटल लंबाई हम जान लेते हैं। इसकी टोटल लंबाई है 12,368 किलोमीटर। चूँकि हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया इसे, तो हम बता दे रहे हैं आपको कि शारदा नहर की टोटल लंबाई 12,368 किलोमीटर है और इस नहर पर खटीमा शक्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। इस नहर पर खटीमा शक्ति केंद्र भी स्थापित किया गया है। तो ये थे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली शारदा नहर से रिलेटेड कुछ प्रमुख पॉइंट, इसे आप लोग याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपनी अगली नहर के बारे में बात करेंगे। तो अगली नहर है गंडक नहर। गंडक नहर के बारे में बात करें तो यह उत्तर प्रदेश एवं बिहार राज्य की संयुक्त नहर प्रणाली है, यानी कि इससे उत्तर प्रदेश के भी क्षेत्र और बिहार के भी क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। इन दोनों की सीमा बिंदु से 18 किलोमीटर अंदर नेपाल में बूढ़ी गंडक पर एक बांध बनाकर इस नहर को निकाला गया है। यानी कि इस नहर को दोनों की सीमा यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा बिंदु से 18 किलोमीटर अंदर नेपाल में, अगर हम यहाँ पे देखें यूपी और ये हो गया बिहार, ये हो गया बिहार, तो इन दोनों की सीमा से 18 किलोमीटर अंदर जाकर नेपाल में बूढ़ी गंडक पर एक बांध बनाकर इस नहर को निकाला गया है। चूँकि ये सब छोटी छोटी नहरें हैं तो इनके बारे में बस एक दो पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट नहर की, तो सरयू नहर। सरयू नहर के बारे में बात करें तो सरयू नहर का निर्माण 1977 से 78 के बीच में किया गया था। चूँकि यह 1977 से 78 के बीच में निर्माणाधीन था, लेकिन इस परियोजना को अगस्त 2012 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया था। इस परियोजना को अगस्त 2012 में राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें स्थान जहाँ से सरयू नहर को निकाला गया है, तो वह स्थान है बहराइच जिले के नानपारा तहसील में कतरनिया घाट के निकट घाघरा नदी पर एक बैराज बनाकर इस नहर को निकाला गया है। और इस बैराज से, यहाँ पे हमने लिखा है, इस बैराज से सरयू नहर का उद्गम होता है। अब ये सरयू नहर इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया गया था। और कब घोषित किया गया था? तो अगस्त 2012 में। और स्थान कौन सा है? तो बहराइच जिला। अगर बहराइच जिला नहीं मिलता है तो आपको कतरनिया घाट के निकट नदी पूछेगा तो घाघरा नदी, और अगर तहसील पूछ ले तो बहराइच जिले के नानपारा तहसील। तो इतने थे सरयू नहर से रिलेटेड पॉइंट। चलते हैं हम अगले नहर की तरफ। हमारी अगली नहर है रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर। इससे रिलेटेड बस दो पॉइंट आप लोग याद रखिए, नदी और स्थान। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर बेतवा नदी से निकाली गई है और स्थान कौन सा है? तो स्थान है ललितपुर। यानी कि बेतवा नदी से
लक्ष्मीबाई बांध नहर को ललितपुर जिले से निकाला गया है। ये 2 पॉइंट थे इस नहर से। नेक्स्ट देखेंगे रिहंद घाटी योजना। रिहंद घाटी योजना की बात करें स्थान तो सोनभद्र, ये इम्पॉर्टेंट है, सोनभद्र को याद रखिएगा आप लोग। रिहंद घाटी योजना की बात आएगी तो रिहंद नदी की तंग घाटी में पिपरी नामक स्थान पर, यह हमने आप लोगों को कई बार बता रखा है, जहाँ पे भी रिहंद नदी या रिहंद घाटी या रिहंद बांध की बात आई है तो सोनभद्र में पिपरी नामक स्थान से इस रिहंद घाटी योजना का शुभारंभ किया गया है। इससे मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद और वाराणसी जिलों में सिंचाई होती है। ये 2 पॉइंट हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट नहर की बात करें तो केन नहर। यह यूपी एवं एमपी की संयुक्त परियोजना, यानी कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसके द्वारा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी क्षेत्र लाभान्वित होते हैं। स्थान की बात करें तो पन्ना जो कि मध्य प्रदेश का एक स्थान है, वहाँ से केन नहर को निकाला गया है। इसे यूपी के बांदा जिले और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के लगभग 1.4 लाख एकड़ भूमि सींची जाती है। 1.4 लाख एकड़ भूमि लाभान्वित होती है केन नहर से। नेक्स्ट देखेंगे राजघाट नहर। राजघाट नहर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त भागीदारी के तहत निर्मित है। और अगर हम स्थान की बात करें तो स्थान है ललितपुर, और नदी की बात करें तो नदी है बेतवा नदी। ये सब छोटी छोटी नहरें हैं, इनके बारे में बस आप लोग नदी और स्थान ये दोनों याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो हथनी कुंड बैराज। हथनी कुंड बैराज का निर्माण कहाँ किया गया है? स्थान है सहारनपुर और नदी जिस पर हथनी कुंड बैराज को बनाया गया है तो वो है यमुना नदी। हथनी कुंड बैराज को किस नदी पर बनाया गया है? तो यमुना नदी पर हथनी कुंड बैराज को बनाया गया है। समय कौन सा था जब इस बैराज को बनाया गया था? तो समय था 1872 ईस्वी। इस समय इसी प्रणाली से पूर्वी यमुना नहर एवं पश्चिमी यमुना नहर को पानी मिलता था, यानी कि इसी प्रणाली से जो पूर्वी यमुना नहर थी और पश्चिमी यमुना नहर के तहत हथनी कुंड बैराज के थ्रू पानी मिलता था। फिर आगे चलकर 1978 ईस्वी में बाढ़ आने के कारण ये बैराज क्षतिग्रस्त हो गया था। और फिर आगे 12 मई 1994 में, समय था 12 मई 1994 में केंद्र सरकार की मध्यस्थता में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यूपी, दिल्ली, राजस्थान के बीच समझौता हुआ और इन समझौते के तहत इस बैराज का विकास किया गया। और इसकी आधारशिला दिसंबर 1994 में रखी गई, यानी कि नई हथनी कुंड बैराज की आधारशिला दिसंबर 1994 ईस्वी में रखी गई और यह 1999 ईस्वी में जाकर पूर्ण हुआ, यानी कि हथनी कुंड बैराज पूर्ण रूप से 1999 ईस्वी में विकसित हो चुका था और इसीलिए इसे नया ताजे वाला बैराज भी कहा जाता है। हथनी कुंड बैराज का जो उपनाम आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा तो है नया ताजे वाला बैराज। अगली नहर प्रणाली की बात करें तो वो है बाढ़ सागर नहर प्रणाली। बाढ़ सागर नहर प्रणाली की बात करें तो स्थान है वो शहडोल और शहडोल स्थान कहाँ पे है? तो वो है मध्य प्रदेश में। नदी कौन सी है जहाँ से बाढ़ सागर नहर प्रणाली को निकाला गया है? तो वो है सोन नदी। और इससे लाभान्वित होने वाले राज्य, तो लाभान्वित राज्यों की बात करें बाढ़ सागर नहर प्रणाली से तो वो है एमपी, यूपी, बिहार और झारखंड। ये 4 राज्य हैं जो कि बाढ़ सागर नहर प्रणाली से लाभान्वित होते हैं। अब हम आगे जो परियोजनाएं देखेंगे वो पेयजल की पूर्ति हेतु विकसित की गई थी, जिसमें हम पहले देखेंगे गंगा जल परियोजना। गंगा जल परियोजना के बारे में अगर हम बात करें तो स्थान है जहां से इस परियोजना का विकास किया गया तो दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप प्रताप विहार से इस जल परियोजना का विकास किया गया है। और यह एक पेयजल परियोजना है, जैसा कि आप लोगों को हमने बताया कि यह पेयजल की पूर्ति हेतु इन परियोजनाओं का विकास किया गया था। इससे नोएडा तथा गाजियाबाद को अतिरिक्त पेयजल मिलता। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, ये भी पेयजल परियोजना ही थी, गोकुल बैराज।
गोकुल बैराज का भी विकास पेयजल की पूर्ति हेतु किया गया था। तो और कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ से इसे पेयजल की समस्या को दूर किया गया था? तो वो है आगरा और मथुरा। आगरा और मथुरा की पेयजल समस्या निदान हेतु गोकुल बैराज का विकास किया गया था और स्थान है गोकुल। नदी कौन सी थी? तो यमुना नदी। यमुना नदी से गोकुल बैराज को निकाला गया था। नेक्स्ट की बात करें तो वो है लवकुश बैराज। लवकुश बैराज भी एक पेयजल प्रणाली के तहत विकसित की गई थी और कानपुर नगर को पेयजल की उपलब्धि हेतु लवकुश बैराज को निर्मित किया गया था। स्थान है कानपुर, जहाँ से इस बैराज का विकास हुआ था। और नदी कौन सी है? तो गंगा। कुछ यही 4 पॉइंट है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आगरा बैराज। आगरा बैराज की बात करें तो आगरा बैराज भी पेयजल प्रणाली के तहत ही विकसित हुआ था। स्थान है आगरा और यह ताजमहल से 8 किलोमीटर दूर यमुना नदी पर विकसित किया गया था। तो यूपीएस स्पेशल के पार्ट में बस आज के लिए इतना ही। आप लोग घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। तो चलते हैं हम। धन्यवाद।